हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो आज मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी का एक एक पॉइंट समझा दूंगी। तो मेरे बैक टू बैक कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें आपको एंडोमेट्रियोसिस का इनफर्टिलिटी से संबंध और एंडोमेट्रियोसिस की सिवियरिटी के हिसाब से एंडोमेट्रियोसिस में बच्चे लगने के लिए क्या इलाज होना चाहिए उसका डिटेल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ में दूंगी। तो अभी हम आज जो मेरा फर्स्ट वीडियो है ये वाला, इसके अंदर मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस जब एकदम कम होता है, जिसको माइल्ड या मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, उसके बारे में बताती हूँ और हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं ये बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस हमें पेशेंट की सोनोग्राफी या पेशेंट की जांचों से पता नहीं चलता है। माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस हम तब डायग्नोस करते हैं जब हम पेशेंट का दूरबीन का छोटा ऑपरेशन इनफर्टिलिटी के लिए करते हैं। बहुत बार पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत सारी दवाइयाँ दे दी और पेशेंट को कंसीव नहीं हो रहा, बहुत सारे टेस्ट कर लिए, सब कुछ ठीक आ रहा है, तब फिर हम पेशेंट को कई बार लैप्रोस्कोपी एक्सप्लेन करते हैं कि हो सकता है शायद आपको कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो या एंडोमेट्रियोसिस हो जो रूटीन टेस्ट में पिकअप नहीं हो रहा हो। और फिर हम कई बार जब लैप्रोस्कोपी करते हैं, जो चीज़ें हमें सोनोग्राफी में नहीं पता चलती वो कई बार लैप्रोस्कोपी में पता चल जाती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के अंदर हमें बेसिकली रेड, ब्लैक, ब्लू, वाइट, पिंक ऐसे स्पॉट्स अलग अलग एरियाज़ में दिखाई देते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को माइल्ड या मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस है। तो माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस लैप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हम लैप्रोस्कोपी करते टाइम ही कर देते हैं, जिसको को एंडोमेट्रियोसिस फल्ग्रेशन कहा जाता है, जहाँ पे भी हमें ये इस तरह के पॉइंट्स दिखाई देते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। किसी दिन मैं इनका फ़ोटो पोस्ट करूँगी। और ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम हमारे पास जो एनर्जी सोर्स होता है उससे बर्न करके ख़त्म कर देते हैं और पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस ट्रीट कर देते हैं। उसके बाद पेशेंट को रूटीन में जिस तरह और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन या IUI किया जाता है, तो इस तरह के ट्रीटमेंट से ज़्यादातर जो माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं वो कंसीव हो जाते हैं। तो जो माइल्ड और मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस है, अगर बाई चांस उसमें पेशेंट ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स से, या मतलब मेरा कहने का मतलब बीज बनाने वाली दवाइयों से, या अगर पेशेंट इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI से कंसीव नहीं हो पाता और पेशेंट यंग है, ज़्यादा इश्यू नहीं है, रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट सारे नॉर्मल हैं, तो उनको IVF के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एज के अकॉर्डिंग उनके IVF आउटकम्स एकदम ऑप्टिमम और एकदम बढ़िया होते हैं, स्पेशली अगर उनका यूट्रस एकदम हेल्दी है। तो ये तो हो गया हमारा माइल्ड टू मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। यूट्रस की कंडीशन कैसी है, ओवरी में गांठ है कि नहीं। एक बार ओवरी में अगर एंडोमेट्रियोसिस की गांठ दिख जाती है तो उसको हम ग्रेड 3 एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। और उसके साथ हम ये देखते हैं कि पेशेंट के यूट्रस के पीछे आंतें कितनी ज़्यादा चिपकी हुई हैं। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत MRI और सोनोग्राफी के द्वारा हमें पता चल सकता है, पर ज़्यादातर ये सब कंडीशंस हमें पता चलती हैं जब हम पेशेंट का लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं। उसी टाइम ही हम पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग करते हैं और पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्रेड 2 एंडोमेट्रियोसिस, ग्रेड 1 और 2 एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आपको जानकारी दूंगी। थैंक यू।